हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनैना जैसे ही अपने बॉस राहुल के कैबिन में जाती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राहुल को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से गला काटकर उसे मार दिया था। वो जोरों से चिल्लाती है कि तभी ऑफिस का पूरा स्टाफ वहाँ पर आ जाता है। कुछ दिन पहले राहुल सिंह एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। राहुल एक बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ और घटिया किस्म का आदमी था। एक दिन उसकी कंपनी में एक रिया नाम की लड़की आती है इंटरव्यू देने के लिए। ऐसे में वो रिया को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा देखता है और फिर बोलता है, लुकिंग प्रीटी रिया, हैव अ सीट। थैंक यू सर। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी। मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना होगा आपको। जी सर। बाकी मुझे शिकायत का मौका मत देना। ओके सर। रिया का इंटरव्यू हो जाने के बाद उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है और अगले ही दिन से रिया ऑफिस आना शुरू कर देती है। ऑफिस आकर रिया काम के साथ साथ राहुल की हर छोटी बड़ी जरूरतों का भी ध्यान रखा करती थी। धीरे धीरे रिया और राहुल को एक दूसरे से प्यार हो चुका था और एक दिन राहुल उससे कहता है, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या तुम मुझे वो सभी हक दोगी जो एक बॉयफ्रेंड के साथ होते हैं गर्लफ्रेंड के लिए? हाँ, क्यों नहीं, प्यार में सब जायज है। ओ मेरी डार्लिंग, तुम कितनी अच्छी हो। हर बीएफ को तुम्हारे जैसी जीएफ पसंद आती है। तुझ में ऐसा है ही क्या जो मैं तुझसे प्यार करूंगी? अरे मुझे तो बस तुम्हारे पैसों से प्यार है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और राहुल अब रिया को अचानक इग्नोर करने लगता है। ऐसे ही एक दिन रिया गुस्से से राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, समझता क्या है तू अपने आप को? पहले एक लड़की के साथ मस्ती करेगा और फिर उसे इग्नोर करना शुरू कर देगा। कैसे मजे? अरे अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अमीर आदमी देखा नहीं कि आ गई मुंह उठाकर। याद रखियो, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपना बदला न ले लिया ना तो मेरा नाम भी रिया नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी सर। बाहर फेंको इस लड़की को, दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए ये लड़की, ये ले कुछ पैसे और यहाँ मत आइयो आज के बाद। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और उस कंपनी में एक सुनैना नाम की लड़की आती है। राहुल उसे अपनी कंपनी में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए हायर कर लेता है। ऐसे ही एक महीने बाद सुनैना राहुल के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है, सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ओ सुनैना, कितनी प्यारी लड़की हो तुम और ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। चुप होकर सारी बात बताओ कि हुआ क्या है। सर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है और इस ऑपरेशन को करवाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख? मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी सर। अच्छा, मैं दूंगा तुम्हें 1 लाख, मगर उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मैं सब कुछ करूंगी, बस मुझे पैसे दे दो। मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम्हें मेरी एक आवाज पर आना होगा और मैं किस लिए बुलाऊंगा इतना तुम समझ ही गई होगी। ये लो पैसे और कल रात ग्रीन रॉयल होटल में मिल जाना। वक्त बीतता जाता है और राहुल आए दिन सुनैना को अपनी उंगलियों पर नचाया करता। कुछ समय बाद राहुल का जन्मदिन आ जाता है और वो एक आलीशान होटल में पार्टी रखता है, जहां ऑफिस का सारा स्टाफ पार्टी में इनवाइटेड होता है, यहाँ तक कि रिया भी। सभी लोग बन ठन कर पार्टी में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सुनैना भी साइड में बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक ले रही होती है। ऐसे में रिया उसे काफी देर से नोटिस कर रही होती है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें? सब लोग इतना खुश है, तुम परेशान लग रही हो बहुत। क्या बताऊं, उस इंसान को देख रही हो? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है, मेरी मजबूरियों का फायदा उठा उठा कर। क्या तुम्हारे साथ भी? तुम्हारे साथ का क्या मतलब? किसी और के साथ भी हुआ है क्या? और बदकिस्मती से वो मैं ही हूँ। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इसने ये सब किया होगा। रिया और सुनैना दोनों अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाती हैं कि तभी वहाँ पर राहुल अपनी वाइफ मृदुला के साथ आ जाता है और आकर केक कट करता है। रिया और सुनैना को जब ये पता चलता है कि वो शादीशुदा है तो वो दोनों गुस्से से लाल पीली हो जाती है।
थोड़ी देर तक सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। जैसे ही रिया और सुनैना वहाँ पार्टी से जा रही होती हैं कि तभी उनको राहुल और उसकी पत्नी की कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो दोनों वहीं रुक जाती है। ऐसे में राहुल मृदुला को थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, अपनी औकात मत भूल। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरा फोन चेक करे। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका फोन चेक कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। मुझसे जुबान लड़ाएगी तो जुबान ही काट दूंगा तेरी, समझ आई? बड़ी आई मुझसे सवाल करने वाली। राहुल गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि तभी सुनैना और रिया अंदर आती हैं, उससे बातें करती हैं, जिसके बाद वो दोनों उसे राहुल की सारी काली करतूतों के बारे में सब सच बताती हैं। पर मृदुला उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और गुस्से में बोलती है, मेरे पति भले ही गुस्सा करते हो मगर वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकते और मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर आदमी देखा नहीं कि चली आई फंसाने का मौका ढूंढने। और हाँ, जाओ जाकर दूसरा काम करो, मेरा घर मत बिगाड़ो, समझी? सुनैना और रिया वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और एक सुबह जब सुनैना ऑफिस आती है तो राहुल को उसी के कैबिन में मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग उसकी आवाज सुनकर वहाँ आते हैं, साथ ही पुलिस को भी फोन करके बुला लेते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वहाँ पुलिस आती है तो वो सुनैना से पूछताछ करते हुए उससे कहती है, मैडम, कहीं आपने तो नहीं मार दिया अपने बॉस को? नहीं नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती। आपके बॉस के साथ क्या बातचीत थी? सुनैना उन्हें सारी बातें बता देती है कि तभी वहाँ सिक्योरिटी वाला आता है और पुलिस से बोलता है, सर मुझे एक लड़की पर शक है, क्या पता उसने ही सर को जान से मारा हो। कौन है वो? रिया नाम है उसका। वो एक दिन सर को जान से मारने की धमकी भी दे रही थी। पुलिस रिया से भी सारी पूछताछ करती है मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। फिर पुलिस मृदुला के पास जाती है और उससे पूछती है, देखिए, हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि आपके पति नहीं रहे, लेकिन आपके और आपके पति के बीच सब कुछ कैसा था? कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से दुश्मनी या कोई जानी दुश्मन? जी नहीं, मेरे पति तो जरूरत से ज्यादा अच्छे थे, कितना ख्याल रखते थे वो मेरा। और लड़ना तो दूर, आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी उन्होंने। आपको किसी पर शक है? हाँ, मुझे रिया और सुनैना नाम की लड़कियों पे शक है। उन दोनों ने लास्ट टाइम मुझे मेरे पति के खिलाफ बहुत भड़काया था। ऐसे में पुलिस की टीम जब राहुल के कैबिन की छानबीन करती है तो उन्हें उस कैबिन में टूटी हुई चूड़ियाँ और एक इयररिंग मिलती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात को और भी ज्यादा कड़े तरीके से करना शुरू कर देती है। और एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस मृदुला, सुनैना और रिया को थाने में बुलाती है और फिर बोलती है, जी देखिए, मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा था, पर वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करते करते कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। जी क्या आपका है मैडम ये? अरे नहीं सर, ये तो प्लैटिनम का है और मेरे पास तो गोल्ड क्या आर्टिफिशियल खरीदने के भी पैसे नहीं है। सुनैना जी, आपका है? नहीं सर। मृदुला जी, आप खुद बताएंगी, नहीं तो मुझे बात निकलवाना आता है। हाँ हाँ, ये मेरा ही है और मैंने ही मारा है उस हैवान को। आए दिन मुझ पे अत्याचार करता था और मेरे साथ साथ उनने 2 लड़कियों की जिंदगी और खराब की है। जब इस बात की भनक मुझे लगी तो मैंने उस दरिंदे को जान से ही मार दिया। पुलिस मृदुला को गिरफ्तार करके उसे जेल में बंद कर देती है। साथ ही राहुल की कंपनी को भी हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। कमरे में फूलों से सजी सेज और बेड पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियाँ, सारा कमरा बड़ा ही रोमांटिक माहौल की तरह सजा हुआ था और अविका दुल्हन के जोड़े में सजकर बैठी हुई अपने पति अभय का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद अभय भी वहाँ आ जाता है और अविका का घूंघट उठाते हुए उससे कहता है, कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हें पता है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। बड़ा ही नर्वस हो रहा हूँ मैं। शर्माते ही रहो फिर। अविका दूध का गिलास उठाती है कि तभी अभय उससे बोलता है, मुझे नहीं पीना दूध। ओ हेलो, तुम्हें कौन दे रहा है? मैं तो अपने लिए उठा रही थी। वैसे तुम नर्वस नहीं हो सुहागरात को लेकर? यार देखो, मैंने ना बहुत कुछ प्लान किया है अपनी सुहागरात के लिए और अपनी हनीमून के लिए। क्या ये सब पहले ही सोच रखा था क्या तुमने? अभय अविका को हक करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। अभय दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ आरती देवी उससे कहती है, बेटा कुछ चाहिए तो बता देना,
और आराम से करना जो भी करना हो। ठीक है माँ। इतना बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है और अभय दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वो फिर से अविका को गले लगाने वाला होता ही है कि तभी फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज होने लगती है। अविका गुस्से में अपने पति से कहती है, आज सारी रात बस यही करते रहो, कभी खोलो तो कभी बंद करो। क्या करूँ यार, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। जाओ खोलो अब जाकर। जब अभय दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो सो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो अपने हनीमून पर जाने की तैयारी करते हैं और रात को मनाली के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में अभय कार बहुत ही ज्यादा नॉर्मल स्पीड में ड्राइव कर रहा था कि ऐसे में अविका उससे कहती है, अभय स्टॉप द कार। क्यों? अरे तुम कोई कार नहीं बल्कि कोई बैलगाड़ी चलाओ जाकर। यार मैं ऐसे ही सेफली ड्राइव करता हूँ। आई सेड स्टॉप द कार। अभय कार रोक देता है और अविका कार ड्राइव करने लगती है। कार की स्पीड वो काफी ज्यादा तेज रखती है। तभी अविका और अभय की कार के आगे से कुछ अचानक गिर जाता है और अविका को लगता है कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। वो डरते हुए गाड़ी को रोक देती है कि तभी अभय उससे कहता है, बोल रहा था स्पीड कम करो, मगर मेरी बात माननी ही नहीं है। मैं एक बार देख कर आऊं। चलो। दोनों कार से बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो दोनों आसपास देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोनों फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने होटल पहुंचकर रिसेप्शन पर जाकर सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। थकान की वजह से वो दोनों उस रात आते ही सो जाते हैं और अगली सुबह फ्रेश होकर एक दूसरे के साथ मनाली घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। शाम को वो दोनों जब वापस होटल लौटते हैं तो जैसे ही वो लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी एक बार फिर से दरवाजे पर खटखट होने लगती है। ऐसे में अविका गुस्से से कहती है, ओफो, यहाँ भी कोई आ गया। रुको मैं देखता हूँ। अभय जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अपने सामने पुलिस को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और पुलिस उससे बोलती है, वाह, तो यहाँ कुछ और ही चल रहा है। वहाँ रोड पर किसी निर्दोष का एक्सीडेंट करके यहाँ मौज ले रहे हो। पर ये सब गलती से हो गया, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। इंस्पेक्टर, मैंने इसको बोला था कि आराम से चलाओ, मगर ये मेरी एक नहीं सुनती। गिरफ्तार करना ही है तो इसको करो। वाह, कितने अच्छे पति हैं मेरे, अपनी बीवी को बचाने की जगह उल्टा उसे ही फंसा रहे हैं। इनके बैग की चेकिंग करो हवलदार। हवलदार जब कमरे की चेकिंग करता है तो उनके बैग में से उन्हें एक व्हाइट कलर का पैकेट मिलता है और उसमें नशे की चीजें भी होती हैं। ये देखकर वो पुलिस वाला उन दोनों से कहता है, वाह, तो यहाँ नशे की चीज का भी सेवन हो रहा है। मुझे नहीं पता, ये सब हमने नहीं किया। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। हम दोनों यहाँ सिर्फ अपना हनीमून सेलिब्रेट करने आए थे। ये किसका है, यहाँ इसे कौन लाया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो लोग अविका और अभय के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और अभय को दो पुलिस वाले मिलकर पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला अविका के साथ बदसलूकी करने लगता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद जब अविका को होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर आती है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। वो अपनी कार को लेकर वहाँ के पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर बैठे इंस्पेक्टर सुधीर से बोलती है, इंस्पेक्टर, मेरे पति कहाँ है? क्या मतलब है आपका? यहाँ 3 पुलिस वाले आए थे जिन्होंने पहले मेरे साथ बदतमीजी करी और फिर मेरे पति को पता नहीं। पागल हो क्या मैडम? ऐसे ही कोई भी पुलिस आती है और आपके साथ बदतमीजी करती है और आपके पति को ले जाती है। हाँ इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रही हूँ। प्रीति अपने पति से नाराज होकर बैठी हुई थी। उसका पति पीयूष घर पर आकर उसे मनाते हुए कहता है, क्या हुआ पागल? हे भगवान, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करते। करता हूँ यार। बोला था ना मैंने तुमको कि आज जल्दी घर आना, शाम को मूवी देखने चलेंगे। यार ऑफिस में बहुत सारा काम था
इसलिए नहीं आ पाया। अरे जाओ ना, सारा दिन ऑफिस का काम ही करना होता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कल पक्का चलूंगा। अरे नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, एक नंबर के धोखेबाज हो तुम। अच्छा यार छोड़ो ये सब और खाना दे दो। मैंने नहीं बनाया कोई खाना वाना आज। अरे मुझे लगा था हम बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वहीं खा लेंगे। मैं ऑफिस से थका आया हूँ और अब भूखा सोऊंगा क्या? जैसी तुम्हारी मर्जी, सो जाओ तुम। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है, काम करके आओ तो महारानी का मुंह ही बना रहता है। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता। पीयूष गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रात को घर से बाहर जाकर अपने लिए मैगी खरीद कर लाता है और खुद ही उसे अपने हाथों से बनाकर और खाकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह पीयूष जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और नाश्ता करने के लिए टेबल पर इंतजार कर रहा होता है। जब प्रीति नाश्ता देने नहीं आती तो वो उसे रसोई में जाकर देखता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। वो उसे एक दूसरे कमरे में देखता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती। और जब वो उसे अपने कमरे में जाकर देखता है तो वो वहाँ पर सो रही होती है। तभी पीयूष गुस्से से एक गिलास पानी लाकर उसके मुंह पर मार देता है, जिसके कारण प्रीति गुस्से से बोलती है, पीयूष पागल हो गए हो क्या? ये क्या तरीका होता है? पागल मैं हूँ या तुम? अरे जब से शादी की है तुमसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या किया है मैंने? अरे तुम्हें होश भी है कि पति के ऑफिस जाने का समय हो गया है, तो कम से कम उसके लिए नाश्ता ही बना दूं। अरे कम से कम जब उठे थे तो मुझे उठा देते, क्या चला जाता तुम्हारा? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है मेरे प्रति? अच्छा 5 मिनट रुको, बना देती हूँ। धन्यवाद आपका। इतना बोलकर पीयूष चला जाता है। तब प्रीति अकेले में रोते हुए कहती है, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करता। ऐसे ही एक दिन पीयूष अपना वॉलेट जेब में से निकालता है तो उसे देखकर वो मन ही मन सोचता है, कल तो 2000 थे और अब बस 500 हैं, बाकी के कहाँ गए? तो जरूर ये काम मेरी उस चुड़ैल बीवी का होगा। प्रीति सब्जी काट रही होती है कि तभी उसका पति गुस्से से उसके पास आता है और फिर बोलता है, ओ मैडम मेरे पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? किसके पैसे? मेरे वॉलेट में 2000 रुपए थे और अब बस 500 हैं, बाकी के कहाँ गए? भाई घर में भी जरूरत होती है पैसों की। ओहो, तो इसलिए इस नासपीटी ने पैसे चुरा लिए। अरे इसमें चोरी वाली बात कहाँ से आ गई? अरे पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे पैसे पर बराबर का हक है मेरा। वाह, पैसे लेने का हक है? अरे जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। मेरी तो जैसे जिंदगी आबाद कर दी है तुमने। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और कुछ दिनों तक बातें भी करनी बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक रात पीयूष एक पर्ची पर लिखता है कि मुझे कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। ये सब लिखकर वो पर्ची प्रीति के तकिए के नीचे रख देता है। थोड़ी देर के बाद जब प्रीति अपना काम खत्म करके वहाँ आती है तो वो पर्ची पढ़ लेती है। अगली सुबह जब पीयूष की आँख खुलती है तो सुबह के 9 बज रहे होते हैं। वो गुस्से से प्रीति के पास जाता है और फिर बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुम्हें बोला था ना कि 5 बजे जगा देना, जरूरी मीटिंग है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी दिक्कत क्या है? गलती करूँ तब बोलते हो, ना करूँ तब भी बोलते हो, कुछ करूँ तो भी बोलते हो, कुछ ना करूँ तो भी बोलते हो। अरे चाहते क्या हो? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? प्रीति उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और उसके तकिए के नीचे से एक पर्ची उठाकर उसे पढ़ते हुए कहती है, मेरे प्यारे पतिदेव, सुबह के 5 बज चुके हैं, जल्दी से उठ जाइए। आपने बताया था कि आपको जल्दी ऑफिस जाना है, तो मैंने आपको जगा दिया। अरे मैं तो सोया हुआ था, कैसे जगता? हे प्रभु, कभी किसी को ऐसी पत्नी मत देना। हाँ, सारी कमियां तो मेरे ही अंदर है। अरे तुम तो सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक परफेक्ट ही परफेक्ट हो। मेरा बॉस अब मुझ पे कल गुस्सा होगा, जिंदगी बर्बाद करने वाली बीवी मिली है। अरे जाओ ना, तुमने तो जैसे मेरी जिंदगी में खुशियों के फूल बीज दिए हैं नए नए। अपनी गलती तो दिखती नहीं। अगर मैंने वो पर्ची नहीं पढ़ी होती तो फिर बोलने का तरीका खुद को नहीं आता, आए बड़े मुझे समझाने वाले। दिल तो कर रहा है कि सर फाड़ दूं। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी, इतना घटिया पति मिला है मुझे। अरे अपना सर फोड़ दूं, ये दिल कर रहा है। फिर ठीक है। ऐसे ही अगली शाम जब पीयूष ऑफिस से घर आता है
तो वो अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लेकर आता है। पीयूष के साथ दोस्त को देखकर प्रीति बोलती है, हे भगवान, मैंने बस 2 लोगों का खाना बनाया है और तुम पूरी पलटन उठा कर ले आए। अरे 1 मिनट बात तो सुन लो। अरे क्या सुनूं मैं? यार कम से कम बता तो देती, ऐसे थोड़ी ना होता है, जब चाहे जिसे चाहे मुंह उठाकर ले आओ। अरे 1 मिनट सुन तो लो। क्या सुनूं मैं? और क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे दोस्त? अरे मैं कितनी बेकार बीवी हूँ। और हाँ, सबके सामने मेरी ईमेल डाउन करने के लिए तुम बिना बताए उनको साथ में लेकर आ गए। अरे चुप, एकदम चुप। जब से देख रहा हूँ पटर पटर बोले जा रही है। देख ले भाई, ये होता है शादी के बाद। मैं तो बस इसको अवेयर करने आया था कि शादी मत कर। शादी के बाद ऐसी चुड़ैलों से रोज आमना सामना होगा। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। मैं यहाँ इसलिए इसको लेकर आया था कि शादी से पहले एक लाइव डेमो देख ले मेरे घर आकर कि कैसे क्या होता है। हाँ भाई हाँ, मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही शादी करने की। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुमने मेरी जिंदगी आबाद करी है और मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी है? अपने दोस्त को ये दिखाना चाहते हो? अरे मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ, जरा आप बताइए, क्या एक पत्नी अपने पति से ही अपनी इच्छाएं बताएगी ना कि पड़ोस वाले शर्मा जी से? हाँ भाई, भाभी भी सही कह रही हैं। तुम मेरी साइड है या इसकी? नहीं भाई, मैं तेरी साइड हूँ और ये मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि शादी के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और मैं कोई शादी नहीं करने वाला। तुम दोनों अभी के अभी घर से बाहर निकलो, और हाँ, आज खाना बाहर ही खाना और घर में मत आ जाना। पर प्रीति, अभी तो तुमने कहा कि मेरे लिए खाना बना है। बना है नहीं, बना था। जो तुमने अपने दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती की है ना, उसको मैं कभी भूलूंगी नहीं। इतना सुनकर पीयूष अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है और रात का खाना बाहर ही खाता है। ऐसे ही एक शाम पीयूष ऑफिस से घर आता है। तभी प्रीति उससे कहती है, मैंने सोच लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? नहीं, अब समझदार हो गई हूँ, इसीलिए नहीं रहना तुम्हारे साथ। ठीक है, तो लास्ट डिसीजन है तुम्हारा ये? हाँ ठीक है, चलो फिर छोड़ आता हूँ तुमको। हाँ हाँ, सामान रखा है अंदर, ले आओ। पीयूष अंदर जाता है और पहले से ही पैक किया हुआ सामान बाहर लेकर आ जाता है और घर से बाहर निकलकर प्रीति से कहता है, चलो अब। इस घर से मैं नहीं जाऊंगी और ये सामान और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारा है, तो तुम जाओगे यहाँ से। हैं? प्रीति फटाक से दरवाजा बंद कर देती है और पीयूष घर के बाहर सामान लेकर बैठा रहता है और फिर खुद से कहता है, हे भगवान, जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने मेरी। हम गोवा चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। अभी तो कुछ दिनों पहले ही गए थे गोवा। 2 महीने हो गए हैं उस बात को, और आप बोल रहे हो कि कुछ दिन पहले ही गए थे। अरे तब याद नहीं है जब हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ गोवा चले जाते थे? तब तो नहीं कहते थे कि मुझे नहीं जाना, मेरे पास नहीं है टाइम। अभी तो गए थे। अरे उसका रीजन भी तो तुम थी। तुम्हारे लिए पहले मैं आता था गोवा। तो चलते हैं गोवा, अब क्यों नहीं? देवी, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो, और जब तुम मेरे पास हो तो मैं गोवा क्यों जाऊं? अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। पहले के वो दिन भी क्या दिन थे जब हम पहली बार गोवा के बीच पर मिले थे। प्रगति सागर को पुराने दिन याद दिलाते हुए उन दिनों में खो जाती है कि आखिर किस तरह वो हर रोज की तरह अपनी छोटी बहन पारुल के साथ मस्ती करते हुए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गोवा के बीच पर गई हुई थी। जब सागर अपने कुछ दोस्तों के साथ गोवा घूमने आया था और वहीं उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जब सागर प्रगति को देखकर गाना गाने लगा था। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे बेबी फोटो खींच के। सागर उसे देखकर गाना गा ही रहा होता है कि तभी प्रगति उसके पास आकर उससे गुस्से में बोलती है, अच्छा बेटे, बहुत फोटो क्लिक करवानी है? इधर आओ, मैं करवाती हूँ। एक मस्त सा पोज बनाती हूँ तुम्हारी गाल के ऊपर, आओ तो जरा। इतना बोलकर वो अपनी चप्पल उतारने लगती है कि तभी सागर उससे डरते हुए कहता है, अरे मैडम, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो बस इसी बीच पर मजे ले रहा था, सच में। और गाना याद आ गया, आपको देखकर नहीं गाया मैंने। मैडम, आप समझदार लगती हो, समझो जरा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। एक अच्छी हॉट लड़की देखी नहीं कि आ गए दुम हिलाते कुत्ते की तरह। दीदी छोड़ो ना, हम यहाँ से चलते हैं ना, क्या पता बेचारा सच में सच बोल रहा है। पारुल प्रगति को शांत करवाकर वहाँ से ले जाती है
ये सब देखकर सागर का दोस्त विपुल वहाँ आता है और उससे कहता है, भाई क्या हुआ? कौन थी ये हुस्न परी? बड़ी कमाल की थी। गोवा की होट लड़की। हाय, इस गोवा वाली से तो प्यार हो गया। तीखी मिर्ची जैसी तीखी है, सीने में लग गई सीधा। वो सब तो ठीक है भाई, पर तू इस लड़की को ढूंढेगा कहाँ? तुझे कुछ पता है इसके बारे में? पता है ना? क्या पता है भाई, जल्दी बता। यही कि ये गोवा की है और ये यहाँ सुबह सुबह अपनी बहन के साथ आई थी। अरे वाह बेटे, तुझे तो बहुत कुछ पता है। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि तेरी ये पहली और आखिरी मुलाकात है इस लड़की के साथ। शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। तुझे नहीं पता पर मुझे पता है, वो कल भी यहाँ आएगी, देख लियो। इतना बोलकर सागर अपने होटल में चला जाता है और विपुल भी उसके साथ चला जाता है, जहां वो उससे गोवा घूमने की बातें करता है। पर सागर नहीं जाता और अगली सुबह जल्दी उठकर बीच पर जाकर बैठ जाता है, जहां प्रगति फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए आती है और सागर को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। तभी सागर उसके पास जाकर उससे बोलता है, सुनिए मैडम, आपको लगता है मुझे आपसे माफी मांगनी है। वैसे मैं इंसान बुरा नहीं हूँ, पर कल कुछ ऐसा हो गया कि आपकी नजरों में बुरा बन गया। पर फिर भी आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शायद गलती मेरी भी है। मुझे एक बार आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। चलो जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। इस तरह दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं, पर सागर की 3 दिन की गोवा की ट्रिप खत्म हो जाती है और उसे अपने घर पुणे वापस जाना पड़ता है। पर पुणे जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग दूर होकर भी एक दूसरे से अक्सर घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते और जब भी सागर को टाइम मिलता वो प्रगति से मिलने गोवा चला जाया करता। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और एक दिन प्रगति उससे गोवा जाने की जिद करती है, पर सागर नहीं मानता, जिस पर प्रगति उससे बोलती है, आया कुछ यार, 2 साल हो गए हैं, 2 साल। अरे यार, तुम तो नहा धोकर ही पीछे पड़ गई हो मेरे। अरे कभी तो बख्श दो। बख्श दूंगी, लेकिन तब जब आप मेरे साथ गोवा चलोगे। मुझे गोवा के बीच पर जाकर एक हॉट सी ड्रेस पहनकर समुंदर में डुबकियां मारनी है और फिर आग जलाकर उसके पास बैठकर आपके साथ डिनर करना है। और हमारे आसपास में ना कुछ लोग रोमांटिक सा म्यूजिक प्ले कर रहे होंगे, तब छोड़ूंगी मैं आपका पीछा। तो ये अरमान पूरे करने के लिए तुम्हें गोवा जाना है? हाँ, हम बरसों जाएंगे। परसों हमारी शादी की सालगिरह है और मुझे अपनी एनिवर्सरी ना इस बार गोवा वाली बीच पर गोवा की हॉट बहू बनकर मनानी है। वो सब तो ठीक है, पर जिस तरह की तुम्हारी ख्वाहिश है ना, उससे तुम गोवा की हॉट बहू नहीं, आदि मानव की प्रजाति की हॉट बहू लगोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और प्रगति गुस्से में लाल पीली होकर वहाँ से सोने के लिए चली जाती है और सागर से बात करनी बंद कर देती है। अगले दिन सागर ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, जिस पर वो प्रगति से कहता है, प्रगति यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच कहाँ है? मेरी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तुम बाहर से कुछ खा लेना और रात के लिए भी ले आना। ये प्रगति मेरी प्रगति नहीं होने देगी। सागर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात के लिए बाहर से ही खाना लेकर आता है। खाना खाने के बाद सागर प्रगति से कहता है, हम कल सूरत जा रहे हैं। अरे सूरत देखी है आपने अपनी सूरत जाने वाली? अरे कल हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे और अगर कल आप मेरे साथ गोवा नहीं गए ना, तो मुझे आपकी इस गंदी सूरत के साथ ना सूरत घूमने का कोई शौक नहीं है। यार पैसे नहीं है और गोवा यहाँ से दूर भी तो है, इसलिए सूरत चलो। सागर उसे बहुत मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती और आखिर में अपनी कसम देकर उसे मना ही लेता है, जिसके बाद वो दोनों सूरत के लिए निकल जाते हैं। पर सागर उसको सूरत ना ले जाकर गोवा ही ले जाता है और सब कुछ वैसे ही डेकोरेट करता है जैसा कि प्रगति चाहती थी। उसका ये गिफ्ट देखकर प्रगति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर दोनों अपनी ड्रेस चेंज करके वहाँ आते हैं। साथ ही वहाँ पर बज रहे म्यूजिक की धुन सुनकर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाचने लगते हैं और आधी रात में दोनों बीच पर अकेले समुद्र के किनारे लेटकर चांद को देखकर अपने अच्छे अच्छे लम्हों को याद करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हुए बोलते हैं,
सागर, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज से तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी और तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पक्का। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहूंगा और ऐसे ही तुम्हारी सारी विश पूरी किया करूंगा। इस तरह वो दोनों गोवा में बिताए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे लम्हे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और इस तरह लड़ते झगड़ते एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। रिचा एक कमरे में अपने ससुराल वालों की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और वो भी ऐसी तस्वीरें जिन सभी पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। ऐसे में वो गुस्से से उन तस्वीरों को घूरते हुए बोलती है, सुरेश सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ना तुम्हारे परिवार वालों को। एक एक को मोहरा बनाकर सबसे बदला लूंगी और तुमसे तो मेरा पुराना हिसाब है जो मुझे पूरा करना है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसे बेरहमी से तूने मेरे माँ पापा को मार डाला था ना। वो ये सब बोल ही रही थी कि इतने में उसका फोन बजता है और वो कॉल पिक करके कहती है, जी माँ जी। अरे बहू, तू कहाँ रह गई? अब तक तूने गरीबों को खाना नहीं खिलाया क्या? नहीं माँ जी, मैंने गरीबों को खाना भी खिला दिया है और उन्हें दान भी कर दिया है। बस रास्ते में ही हूँ। इतना कहकर वो उस खुफिया कमरे से निकलती है और चलते चलते मंदिर के पास पहुंच जाती है। साथ ही हाथों में पूजा की थाली लिए ड्राइवर से चलने को कहती है और कार में बैठकर अपने ससुराल वालों के पास पहुंच जाती है और आते ही अपनी माँ जी के पैर छूकर कहती है, माँ जी, मैंने आपका सारा काम विधि पूर्वक संपन्न कर दिया है। जीती रे बहू, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे पंडित जी ने कुछ कहा? नहीं माँ जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सब अच्छे से हो गया। ठीक है बहू। कुछ ही देर के बाद सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां उसका ससुर सुरेश सिंघानिया, उसकी सास स्वामिनी, साथ में पति विराट और देवर मिहिर बैठा होता है। तभी उसके ससुर खाना खाते हुए कहते हैं, अरे बहू, सब्जी में नमक मिर्ची कुछ भी ठीक नहीं है, जरा नमक देना। ठीक तो तू भी नहीं है सुरेश सिंघानिया। मेरा बस चले ना तो तुझे मिर्ची खिला खिला कर ही मार डालूं और उसके बाद तू पानी की बूंद बूंद के लिए तरसे। अरे बहू, जरा अपने पापा जी को नमक लाके दे दे थोड़ा। जी माँ जी। रिचा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, तुम लंच ऑफिस में भिजवा देना। जी। भाभी, वैसे खाना बहुत टेस्टी बनाया है आपने। आई लव इट। थैंक यू मिहिर। वक्त बीतता जाता है। रिचा अपने सर्वगुण संपन्न होने की एक्टिंग अपने ससुराल वालों के आगे बरकरार रखती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसके कमरे के आगे से गुजरकर सीढ़ियों से उतर रही होती है कि रिचा झुककर चुपके से कंचे वहां पर डाल देती है और ये सारे कंचे जब उसकी सास के पैरों के नीचे आते हैं तो वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है। इतने में ही रिचा वहां पर अपनी सास को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी सास को बचा लेती है, लेकिन उसकी सास के पाँव में मोच आ चुकी होती है तो उसे संभालते हुए रिचा बोलती है, माँ जी, ध्यान कहाँ है आपका? अरे आप जरा सा भी ख्याल नहीं रखती हैं। देखिए, लग गई ना आपके पैर में चोट। अगर मैं सही समय पर नहीं आती, भगवान न जाने क्या हो जाता आज आपके साथ। अरे बहू, जब तू है मेरे साथ तो मुझे क्या ही हो सकता है। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बहू से जो नवाजा है। अरे क्या हुआ स्वामिनी? बहू क्या हुआ? ये बात कैसे? पापा जी, वो माँ जी का पैर फिसल गया सीढ़ियों से और वो गिर गई। बहू ध्यान से ले जाओ स्वामिनी को। जी पापा जी। पागल बुढ़े, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। सबको मारूंगी। रिचा अपनी सास को कमरे में ले जाती है और उन्हें बाम लगाने को कहती है। हाय राम जी, मेरा पैर। अरे बहू, रहने दे तू, मैं खुद लगा लूंगी। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पैर पर अच्छे से बाम लगा दूंगी और आपको दर्द का पता भी नहीं चलेगा। और फिर मैं सरसों का तेल गरम करके रोज मालिश भी तो करूंगी। देखना, कल तक आपको बढ़िया आराम आ जाएगा एकदम। ठीक है बहू। इतना बोलकर वो अपनी सासू माँ के पाँव में बाम लगा देती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन सुरेश सिंघानिया अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और सभी लोगों को वहां बुलाता है। इसी बीच रिचा कैंडल लाइट डेकोरेशन का फायदा उठाते हुए वो कैंडल्स को पर्दे के पास रख देती है।
और रिचा सारे घर की खिड़कियां दरवाजे चुपके से बंद कर देती है और खुद घर से बाहर आ जाती है। साथ ही हवा की वजह से जब पर्दा आगे होता है तो उसमें आग लग जाती है, जिससे धीरे धीरे पूरे घर में आग फैल जाती है। तो वहीं रिचा को ये सब कुछ करते हुए मिहिर देख लेता है। वो जल्दी से अपनी माँ को लेकर बाहर आता है, लेकिन अपने पापा और भाई को नहीं बचा पाता। वो इस बढ़ती आग में जलकर खाक हो जाते हैं। ये सब होता हुआ देख रिचा घर के बाहर खड़ी होकर खुद से कहती है, आज मेरा बदला पूरा हुआ पापा। आज इस घर में चलकर ये सारे लोग खाक हो जाएंगे और मेरे दिल में लगी हुई आग को आज शांति मिल जाएगी। कुछ ही देर के बाद रिचा देखती है कि मिहिर अपनी माँ को बाहर लेकर आ रहा है, तो वो उन्हें देखकर बोलती है, ये बुढ़िया जिंदा कैसे बच गई? मैंने तो सबको इस आग में जलाने का प्लान बनाया था, और ये मिहिर ये भी बच गया। कोई बात नहीं, इन दोनों को तो मैं खुद संभाल लूंगी। बहू, तेरे पापा जी और विराट दोनों नहीं बचे। क्या माँ जी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। विराट मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? अगले दिन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो वहीं मिहिर रिचा पर नजर रखते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि रिचा का असली नाम दिव्यांका है और उसने अपने बदले के लिए उसके पिता और उसके भाई को मार दिया है। और एक दिन मिहिर उसका पीछा करते करते रिचा के उस खुफिया कमरे में पहुंच जाता है और छुपकर उससे बोलता है, दिव्यांका, कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। और तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? मैं मिहिर और तुम्हारा सारा सच जान चुका हूँ। अब बता दो कि तुमने मेरे पिता और भाई को क्यों मारा? तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई गुनहगार थे मेरे। उस सुरेश सिंघानिया ने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरा छोटा सा घर जला दिया। मेरे माँ पापा को उस जलती आग में मरने के लिए छोड़ दिया। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। उस रात मेरे पापा उस जलती आग में चिल्ला रहे थे। जैसे ही रिचा उस गहरी आग से और घर से बाहर निकलती है, तब तक रसोई तक आग पहुंच जाती है और सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। रिचा की आंखों के सामने ही उसके घर के चीथड़े उठ जाते हैं, जिसमें उसके मम्मी और पापा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। मैं नहीं मानता ये सब सच है। तुम कोई भी मुझे मन धड़न कहानी सुनाओगी और मैं उसका यकीन कर लूंगा? अरे कभी नहीं। मुझे पता था कि तुम कभी नहीं मानोगे। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तभी रिचा एक पुराना मोबाइल लेकर आती है और उसमें एक ऑडियो प्ले करके मिहिर को सुनाती है। देखो नैतिक, जो कुछ भी तुमने देखा है और सुना है वो सब भूल जाओ। अगर बाहर जाके तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। मैं आपको आज तक कितना अच्छा समझता रहा और आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं। मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा कि आपकी कंपनी में जो जूस बनाया जाता है वो एकदम घटिया किस्म का है और जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है। मैं सबको यह बात बता दूंगा। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा ना हो उन मरे लोगों में तेरा भी नाम शामिल हो जाए। ओके, जो करना है आप कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑडियो सुनने के बाद मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, पक्का। और कभी किसी से भी इस बात का जिक्र तक नहीं करूँगा। दोनों वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और रिचा मिहिर के साथ मिलकर अपना बिजनेस संभालने लगती है। कुछ ही समय के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद स्वामिनी उन दोनों की शादी करवा देती है और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।